हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ट्रैक्स। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। 1977 में ऑस्ट्रेलियन गर्ल रॉबिन डेविडसन एलिस स्प्रिंग से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का 1700 माइल का अकेले सफर तय करके इंडियन ओशन तक पहुँचने के लिए निकली, सिर्फ अपने एक डॉग और 4 ऊँटों के साथ। उसकी ख्वाहिश को वो 195 डेज में पूरा करती है। मूवी के स्टार्ट में हम रॉबिन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आती है। उसके साथ उसका पेट होता है और वो एलिस स्प्रिंग से इंडियन ओशन तक का सफर तय करने वाली होती है। उसके पास ना ही पैसे होते हैं और ना ही रहने के लिए कोई जगह होती है। सबसे पहले आकर वो जॉब ढूंढती है जो उसे मिल जाती है और रहने के लिए जगह भी। उसने अथॉरिटीज को लेटर्स भी लिखे थे ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सकें, लेकिन उसे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होता। उसे सफर करने के लिए कुछ ऊँट और राशन चाहिए होता है। रॉबिन कैमल फार्म जाती है और कर्ट नाम के बंदे से मिलती है और अपने सफर के बारे में बताती है, तो वो उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और कहता है कि इतना लंबा सफर तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं। दरअसल रॉबिन सफर के लिए उससे कुछ ऊँट मांगती है, तो कर्ट कहता है कि अगर तुम मेरे लिए 8 महीने काम करोगी बगैर सैलरी के, तो मैं तुम्हें ऊँटों को ट्रेन करना सिखा दूंगा कि कैसे उन्हें काबू करते हैं, और फिर मैं तुम्हें ऊँट भी दे दूंगा। रॉबिन कर्ट से एग्रीमेंट करने को कहती है, लेकिन कर्ट कहता है कि मैं अपने वादे से मुकरता नहीं। कर्ट की वाइफ उसे घर में रहने की ऑफर भी करती है, लेकिन वो मना कर देती है और बाहर ही अपने लिए टेंट लगाती है। इन 8 महीनों में रॉबिन ऊँटों के बारे में बहुत कुछ सीख लेती है। वो उन्हें काबू करना भी सीख लेती है और ऊँटों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी होती है। कर्ट रॉबिन से बहुत काम करवाता था। 8 महीनों के बाद जब रॉबिन का टाइम पूरा हो चुका था तो वो कर्ट से ऊँट मांगती है, तो कर्ट अपने वादे से मुकर जाता है और रॉबिन को अपने फार्म से निकाल देता है। रॉबिन उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। उसे वहाँ एक टूटा हुआ घर नजर आता है, तो वो वहीं रहने लगती है। वहाँ एक और आदमी भी ऊँट पालता था। उसका नाम सैली था। उसकी फैमिली सदियों से ऊँटों को पालती आ रही थी। जब रॉबिन को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसके पास जाती है और अपने सफ़र के बारे में बताती है और कर्ट के बारे में भी बताती है कि उसने उसके साथ क्या करा। सैली एक अच्छा इंसान होता है। वो रॉबिन से कहता है कि तुम अपना फैसला बदल लो, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान नहीं, क्या पता तुम वहाँ से कभी वापस ही ना आओ। लेकिन रॉबिन फैसला कर चुकी होती है और वो अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सैली उसे 1 मंथ काम करने के बदले 1 ऊँट देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे 3 ऊँट चाहिए होते हैं। अब वो सैली से ऊँटों के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी होती है। सैली उसे कहता है कि तुम्हें अपनी तरफ कोई जंगली ऊँट आता दिखाई दे तो उसे बिना कुछ सोचे समझे शूट कर देना, और उसे एक राइफल भी गिफ्ट करता है। रॉबिन से मिलने कुछ उसके फ्रेंड्स आते हैं। रॉबिन को देखकर उन्हें उसकी हालत पर तरस आता है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम अपना सफ़र कम कर सकती हो, लेकिन रॉबिन अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन लोगों की बातों से रॉबिन को उलझन हो रही होती है। वो बहुत ही मेहनती और आज़ाद ख्याल लड़की होती है। वहाँ उसका फ्रेंड रिक भी आता है। उसी ने रॉबिन को मशवरा दिया होता है कि नेशनल जियोग्राफिक वाले तुम्हारे इस सफ़र को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो उन्हें लेटर लिखती है और रॉबिन को पैसों की भी ज़रूरत होती है। फिर उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। 1 महीने काम करने के बाद सैली उसे एक ऊँटनी दे देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो ऊँटनी एक्सपेक्ट कर रही है, तो रॉबिन डिसाइड करती है कि वो थोड़ा इंतज़ार करेगी। फिर वो कर्ट के पास अपने 2 ऊँट लेने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि कर्ट ने फार्म किसी और को सेल कर दिया है। वो उसे सब बताती है। तभी वहाँ एक ऊँट बेकाबू होने लगता है और वो आदमी उसे नहीं संभाल पाता, तो रॉबिन उसे काबू कर लेती है। उसकी ये काबिलियत देखकर वो आदमी उसे 2 ऊँट दे देता है। रॉबिन के फादर और उसकी सिस्टर भी उससे मिलने आते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो सफ़र के लिए निकलने वाली होती है। उसे नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से लेटर आता है कि वो उसे स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जो एक फोटोग्राफर रॉबिन के सफ़र के दौरान उसके पास जाकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता रहेगा, और वो फोटोग्राफर रिक ही होता है। फिर वो दिन आ जाता है जब रॉबिन अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रही होती है। रिक उसकी ज़रूरत का सारा सामान ले आता है और फिर वो सब कुछ सी ऑफ करके सफ़र के लिए निकल जाती है। उसके साथ 3 ऊँट होते हैं जिन पे उनका सामान होता है, और एक ऊँटनी का बच्चा जो अपनी माँ के साथ चल रहा होता है, और उसके साथ उसका पेट डॉग भी होता है। रॉबिन अपने सफ़र जारी रखती है। रास्ते में कोई स्टॉप तो रिक वहाँ उसका वेट करता और फिर उसकी फ़ोटोज़
देख कर था। अब रॉबिन का ये सफ़र न्यूज़पेपर में आने लगा था और उसकी खबर फैलने लगी थी। सफ़र करते हुए उसे कई दिन गुजर जाते हैं। वहाँ मिट्टी का तूफान भी आता है। रॉबिन किसी तरह अपना सामान और ऊँटों को संभालती है। उसे 2 महीने हो जाते हैं। वो डॉक रिवर तक पहुँचती है और वहाँ रेस्ट करती है। जब वो उठती है तो उसे वहाँ ऊँट नज़र नहीं आते। वो बहुत परेशान हो जाती है और ऊँटों को हर तरफ ढूंढने लगती है। वो बहुत थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और खुद को हौसला देती है। थोड़ा आगे जाकर उसे ऊँट मिल जाते हैं। रॉबिन स्टिक उठाकर उन ऊँट पर गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसे फील होता है कि वो गलत कर रही है। अब वो अपना सफ़र जारी रखती है। कुछ दिनों बाद वो एक विलेज पहुंचती है। रिक उसका वहाँ वेट कर रहा होता है। उसे 2 दिन वहीं ठहरना था। वो वहाँ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से वो जा रही है वहाँ एक ऐसा विलेज आएगा जहाँ के लोग किसी भी बाहर की औरतों को वहाँ कदम नहीं रखने देते। वो ज़मीन उनके लिए पाक है। वहाँ का हेड उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ के बुजुर्ग को साथ ले जाओ तो ईजिली वो विलेज क्रॉस कर सकती हो, लेकिन वहाँ कोई भी शख्स उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि रिक्स का फ़ोटो लेना उन्हें पसंद नहीं आता। ये रास्ता रॉबिन के लिए सीधा था, लेकिन अब रॉबिन को अलग रूट से घूमकर जाना पड़ता और वो रास्ता बहुत ही लंबा था। वो उस रूट पे सफ़र करने जाने लगती है। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उसे नहीं मालूम होता कि आगे किस रास्ते से जाना है, उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो एक जगह रुक कर अपने लिए खाना बनाकर उसे खाने लगती है। तभी उसके सामने 3 जंगली ऊँट आने लगते हैं तो उसे सैली की बात याद आती है और वो फ़ौरन गन लेकर तीनों ऊँटों को शूट कर देती है। उसे ऐसा करते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। फिर वो आगे जाती है। एक नदी के किनारे वो ठहरती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। रॉबिन उन्हें अपने सफ़र के बारे में बताती है। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है। फिर एक आदमी एडी रास्ता गाइड करने के लिए उसके साथ जाता है। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। रॉबिन भी खुश होती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि एडी उसको सही रूट पे लेकर जा रहा है। एडी रॉबिन से अपनी लैंग्वेज में बातें करता रहता है। फिर उसकी मुलाकात एक फेमस ट्रैवलर ग्लेंडेल से होती है। वो उसे भी अपने सफ़र के बारे में बताती है और उसे कुछ सामान की ज़रूरत होती है तो वो उससे मदद लेती है। ग्लेंडेल बताता है कि एडी बहुत ही अच्छा इंसान है। एडी के साथ उसका सफ़र वहीं तक का था तो वो एडी से कहती है कि आगे का सफ़र भी आप मेरे साथ तय करें। तो वो उससे कहता है कि मेरे ये शूज़ और सफ़र नहीं कर सकते। तो वो ग्लेंडेल से उसे शूज़ दिलवाती है और आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर ऊँट का बच्चा एक जगह बैठ जाता है। रॉबिन उसे खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता। फिर वो एक कपड़े से उसके पाँव कवर करती है और वो चलने लगता है। उन्हें सफ़र करते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ टूरिस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन रॉबिन किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगती है। वो कैमल लेडी के नाम से फेमस हो गई थी। एडी एक कैंगरू का शिकार करता है तो रॉबिन उसे काटने लगती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जानवर को सिर्फ आदमी ही काट सकते हैं, ये यहाँ का रूल है। फिर वहाँ रिक आता है। एडी उससे आगे नहीं जा सकता था। रिक उससे कहता है कि अब जो रास्ता आएगा वहाँ कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन रॉबिन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तो रिक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस रास्ते कुछ जगह पानी रख दूंगा जिससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। फिर रॉबिन डेजर्ट के उस पार्ट में एंटर होती है। वो आगे चलती ही जा रही होती है। ये सफ़र उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। वो बहुत ही वीक हो चुकी थी और अब तो उसे हेलुसिनेशन भी होने लगा था। आगे उसे 2 कैन पानी के नज़र आते हैं जो रिक ने अरेंज किए होते हैं। उसे उस डेजर्ट का सफ़र करते हुए 124 डेज हो चुके थे। रॉबिन अपना कंपास कहीं खो देती है। वो उसे ढूंढने वापस पीछे जाती है और साथ उसका पैड भी होता है। कुछ दूरी पर उसे कंपास मिल तो जाता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। उसका पैड रास्ता ढूंढने में उसकी मदद करता है और वो वहाँ तक पहुँच जाती है। आगे जाकर वो एक लेडी के घर पहुँचती है। उस घर में एक कपल रहता था। वो अंकल रॉबिन से उसके बारे में पूछते हैं और वो उन्हें सब बताती है। फिर रॉबिन एक दिन वहाँ गुजारती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो अंकल उसे रास्ते के बारे में गाइड करते हैं और वो लेडी उसे कुछ खाने का सामान भी पैक कर देती हैं। आगे जाकर उससे मरा हुआ कैंगरू नजर आता है तो वो उसे खाने के लिए चाकू से काटने लगती है। तभी एडी की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है और वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। सफ़र करने के बाद वो रात आराम के लिए एक जगह ठहरती है और वो सो जाते हैं। रात में उसका पेट आकर उसे उठाता है और इधर उधर भागने लगता है। रॉबिन देखती है कि उसके मुंह से जहर निकल रहा होता है। उसने कुछ खाया होता है
जिसमें जहर था। रॉबिन बहुत परेशान हो रही होती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और उसका पेट तड़प रहा होता है। रॉबिन उसे तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती थी और उसे पता था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, तो वो उसे शूट कर देती है और बहुत रोने लगती है। वो खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही होती है। वो दिन रात बस सोती रहती है। इसी तरह उसे 157 डेज हो चुके होते हैं। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स आते हैं तो रॉबिन उनसे छुपने लगती है। रिक रॉबिन के पास आता है तो रॉबिन उसे पेट के बारे में बताती है, तो रिक उसे संभालता है। वो उसे बताता है कि बहुत सी कंट्रीज से रिपोर्टर्स तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। फिर वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है जिसमें उसके ड्रीम्स के बारे में उसने लिखा था। उसे देखकर वो मोटिवेट होती है और फिर आगे का सफ़र तय करती है। वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब होती है। डे 195 फाइनली वो इंडियन ओशन तक पहुंच जाती है, जहां रिक उसका वेट कर रहा होता है और फिर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ये सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन रॉबिन की हिम्मत और उसकी ख्वाहिश ने उसका साथ दिया। काफ़ी दफ़ा वो खुद को बहुत ही अकेला फील करती थी, कभी तो बहुत टूट जाती थी, लेकिन उसके जज्बे और जुनून की वजह से वो अपना ड्रीम पूरा करने में कामयाब हुई और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।